बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में आपने देखा सर्दियाँ हमने एंजॉय की हैं आपके साथ, सर्दियों की सौगात, वेदर इट्स सूप, इट्स हलवा, इट्स पंजीरी, सुपर सीड्स। अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सेहत ही के हवाले से, लेकिन ये तो हमारी बात थी, कुछ प्रिविलेज लोगों की बात थी जो अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे शो में आज दो ऐसे इंसान मौजूद हैं जो कि एक बेसिकली NGO रन करते हैं, शाइन ह्यूमैनिटी इसका नाम है, और ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, बच्चों के लिए सेहत के मौके फराहम करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम इन्हीं से जानेंगे। फ़हीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ शाइन ह्यूमैनिटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज़ैर महमूद, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ग्रेट। वेल, अगर हम बात करें शाइन ह्यूमैनिटी की, तो एग्जैक्टली शाइन ह्यूमैनिटी क्या करती है? शाइन ह्यूमैनिटी बेसिकली अंडर सर्व्ड जो हमारी कम्युनिटी है, रूरल साइड है पाकिस्तान का, जो कि अगर आप कराची से निकलें आधा घंटा ट्रैवल करें तो पूरी एक दुनिया ही तब्दील हो जाती है। तो वहाँ पर हम फ्री लोगों के इलाज, डॉक्टर सर्विसेज और मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही। और इतना होता है कि हमारा दिन के अराउंड भी केटर टू 500 से 600 मरीज़ों को हम केटर करते हैं हर रोज़। या बिल्कुल। उसके साथ साथ हमारे काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अब जिस तरह वहाँ पे ज़्यादातर जो बीमारियों की वजूहात हैं वो है गंदा पानी या गलत चीज़ खुराक करना, इस तरह। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जाकर डेटा कलेक्ट करके कि वजूहात क्या है बीमारी की, और फिर उस वजह को दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें उज़ैर की तरह के लोग जो कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो आके देखते हैं कि हम क्या चीज़ें इस तरह उनको सिखा सकते हैं, क्या चीज़ उनकी तब्दील कर सकते हैं जिससे वो बीमार ही ना हो। ओह अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि सिर्फ इलाज नहीं है मगर जो रूट कॉज है वहाँ तक आप पहुँचते हैं। तो उज़ैर आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या कॉजेज होती हैं? इस वक्त तो जैसे फ़हीम ने बोला कि गंदा पानी, सबसे पहले तो फ्लड्स की बात करें, जिस तरह फ्लड्स आए हैं उसमें इतना डिजीज़ बढ़ा है, इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। सबसे पहले डेंगू, मलेरिया, उसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस जिसके अंदर स्केबीज़ बहुत तेज़ी से फैला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक बहुत चीज़ें कंट्रोल में आई हैं, लेकिन और भी मौके हमें चाहिए जिसमें हम जाके लोगों की मदद कर सकें। सही, सही। अच्छा, कोई आपका ऐसा प्रोग्राम है हेल्थ का जिसमें आप जाकर लोगों को एजुकेट करते हैं कि उनको खुद अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है? जी, तो उसमें बेसिकली हमारा एक सेहत आगाही का प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाके छोटे छोटे क्लिनिक्स भी खोलते हैं। एक हमारा क्लिनिक है जो बहुत ही बड़ा है घरों में, लेकिन फिर उससे दूर 50 किलोमीटर का एक छोटा गाँव का, वहाँ पे हमारा एक डॉक्टर जाके बैठता है। तो हम उस कम्युनिटी में जाके वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं जो शहर आ नहीं सकती लेकिन उनको पढ़ाई का और कुछ सीखने का बड़ा शौक़ होता है, काम करने का, तो हम उन्हीं में से लोगों को ले जाकर ट्रेनिंग कराते हैं और वो हमारी पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी आउटरीच वर्कर्स बन जाते हैं। फिर वो घर घर जाके किसी एक खातून के घर जाएंगी, सारे मोहल्ले की औरतों को वहाँ पे जमा करके उनकी बेसिकली हेल्थ एजुकेशन करती है। जो प्रोग्राम उज़ैर ने डिज़ाइन करके उनको एक कागज़ात दिए हुए होते हैं कि आप ये उनको सिखाएं कि ये खाना, और वो भी ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि देखें आप, अगर यहाँ पे हमारा एक न्यूट्रिशनिस्ट का वो भी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत कम NGOs में होता है, उनका काम ये होता है कि वो एरिया में जाके देखते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर कोई आपको बताया कि आप ये चीज़ें खाएँ तो इस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा, तो आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएंगे, देखेंगे भाई मुझे ये लिस्ट में लिखा हुआ है ये चीज़ें दे दें, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पे वो न्यूट्रिशनिस्ट जाकर देखता है कि इस मोहल्ले में क्या चीज़ें अवेलेबल है, कि अगर चिकन अवेलेबल है कितना महंगा है, ये कितना अफोर्ड कर सकती हैं, उसके लिहाज से उनका डाइट प्लान बनाते हैं कि उनका बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे जैसे किस तरीके से अचीव हो जाए। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पहले आप ये देखते हैं अवेलेबल क्या है। तो जब उज़ैर आप जाते हैं ऐसे इलाकों में तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए अच्छी हैं और वहाँ पे अवेलेबल भी देखते हैं आप? तो सबसे पहले बिकॉज़ हम रूरल कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले देखा ये जाता है कि वहाँ पे फार्मर्स और काश्तकारी काफ़ी हो रही है। इसकी वजह से वेजिटेबल्स, बेसिक फ्रूट्स, ये चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं उन्हें। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। उनके लिए हम लोगों ने एक न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम उन्हें, एक चीज़ होती है रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड, वो मूंगफली और दूध को मिला के बनाया जाता है। वो हम उन बच्चों को देते हैं जो बिल्कुल ही अंडर नरिश्ड होते हैं, जो बिल्कुल भी अपने माइलस्टोन यानी चल भी नहीं पा रहे होते, उनसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
जी। अच्छा, इसमें जो आपको डोनेशन हेल्प ऐसी होती है, कितने ओपन हैं आप डोनेशन लेने के लिए? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि किसी की मदद करना चाहते हैं बट ऑफ कोर्स आप लोगों की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किस तरह से वो मदद कर सकते हैं? देखें, डोनेशन के लिए तो हम हमेशा ही ओपन होते हैं बिकॉज डोनर रन ऑर्गेनाइजेशन ही है। किसी एक वक्त पे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पड़े होते, जो आते हैं वो जिस वजह से आते हैं वो उसमें स्पेंड हो चुके होते हैं। तो हमारी वेबसाइट है shinehumanity.org, उस पर आप जाएँ तो उसमें डोनेशन का तरीका भी है। ऑनलाइन डोनेशन भी हो सकती है जो पाकिस्तान में यूजली नहीं होती, लेकिन हमने एक पोर्टल बनाया हुआ है जो सेफली आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से डोनेट कर सकते हैं। और उसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स है हमारी वेबसाइट पे, उस पर भी आप डोनेट कर सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने फ्लड्स का जिक्र किया था तो वहाँ पर जाना कितना ज़्यादा मुश्किल था आपके लिए? बिकॉज आई एम श्योर वो एक ख़ास इलाके के बाद लोग आगे तक नहीं जा पा रहे थे, तो आपका क्या तरीका कार था उनको हेल्प करने का? दे देते थे खाना या मेक श्योर करते थे कि वो कंज्यूम भी करें? इसमें दो तरीके से चीज़ें मैनेज की गई हैं। हमने फ्लड वाले हिस्से को दो तरह डिवाइड किया, एक तो ड्राई एरिया और एक वेट एरिया में। तो ड्राई एरिया उन लोगों के लिए था जो लोग मूव करके सिंध से नीचे कराची की तरफ आ गए थे। तो टेंट सिटी घगर फाटक की तरफ बनाई गई थी, वहाँ पे जो लोग थे उनको ड्राई एरिया में हम लोगों ने केटर किया, यानी वहाँ पे जो उनको बीमारियाँ थी जो वो अंदरून सिंध से लेके आ रहे थे, वहाँ पे हमने उनको सबसे पहले बीमारियों से निजात दिलाई। उसके बाद उनको खाने के लिए हमने वी पार्टनर्ड विद कराची ट्रस्ट, कराची रिलीफ ट्रस्ट, एंड उनके साथ फिर हमने मिलके उन्हें खाना भी प्रोवाइड किया। वेट एरियाज़ में ये था कि वहाँ पे जाना मुश्किल था, तो हमारी कंटेनर क्लिनिक थी, वो पूरी कंटेनर क्लिनिक मूव की थी बिकॉज ये ट्रक था तो वहाँ पे आसानी से जा सकता था। एक डॉक्टर हर रोज़ कंटेनर में बैठ के जाता था उस एरिया में, वहाँ पे सिमिलर जो इलाज आपको शहर में मिलता है वो वहाँ प्रोवाइड करता था। सही। और ये भी सॉरी टू कट यू ऑफ, ये भी हमारा इसी तरह हुआ क्योंकि आपने कहा कि हमने थोड़ा सा काम किया फ्लड डोनेशन पे, कोई वीडियो हमारी फेसबुक पर की, तो किसी डोनर ने यूएस में उनने हमें पैसे भिजवाए और हमने अच्छा खासा एक्सपेंसिव एक कंटेनर और एक ट्रक लिया हुआ है, और उस कंटेनर के अंदर कुछ भी आपकी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी होती है अर्जेंट केयर के लिहाज से वो सब उसमें मौजूद है। एक ट्रक होता है, उसके पीछे गाड़ी में स्टाफ जाता है और वो एक जगह रुक के वहाँ पे जिस तरह ख़वातीनों का इलाज जो प्राइवेटली उनको करना होता है तो वो अंदर जाके कंटेनर के अंदर बेड है उसके ऊपर लेट के सब कुछ। अच्छा, तो वो तब जब से आपको वो मिला है वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा होता है? वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारा कराची ईद जो हो रहा है तो उसमें भी हमने एज अ फर्स्ट एड स्टेशन उसको बनाया हुआ है कि और लोग देखें और चाहें तो डोनेट करें। और अब इस तरह ये मैंने वीडियो में देखा था, आप कराची ईद अगर जा रहे हैं तो वहाँ पे इनका जो है वो स्टॉल भी है, तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ये सारा फ्लड की सिचुएशन हुई थी और हम हमेशा टीवी पे, रेडियो पे, मीडिया पे सुन रहे होते थे कि पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है, तो कुछ हमारे ऐसे थोड़े से जज्बाती लोग भी हैं जो कह रहे थे कि हम भी जाएंगे खुद जाकर मदद करेंगे, बट ऑफ कोर्स हमारे पास वो वसाइल नहीं है, तो द सेफेस्ट वे इज टू अफिलिएट विद यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहती हूँ कि क्या मुश्किलात आप फेस करते हैं जब डॉक्टर्स को हायर करते हैं या उनको पूछते हैं कि वो आपके साथ काम करें, क्या वो विलिंग होते हैं या कोई ऑब्जेक्शंस आती हैं? सो बेसिकली बड़ा अच्छा सवाल है बिकॉज हमारा जो काम है, क्योंकि वही बात है कि एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में जाने में तकरीबन 1 घंटा ट्रैवल टाइम लगता है, बिकॉज हर क्लिनिक हमारा ऐसा है जो मेन रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते पे आता है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं डॉक्टर्स ढूंढना। लेकिन हम इसलिए इस तरह करते हैं कि हम थोड़ी सी सैलरी उनकी अच्छी देते हैं, कॉम्पनसेशन उनकी अच्छी देते हैं, तो अगर वो डॉक्टर खुश होगा सैलरी से तो वो बेसिकली हैप्पीली काम करेगा। तो और ये चीज़ें हम ये नहीं कि हम डोनर को बताते हैं कि बेसिकली कि हम जो है अपने डॉक्टर्स को इतनी सैलरी इसीलिए देते हैं कि बेसिकली उनका खुश रहें, रोज़ काम पर आएँ, वरना डॉक्टर तो हमारे सुपरस्टार हैं, उनके बगैर तो कुछ काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती अगर जो एक्चुअली जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में वही जो है वो कॉपरेट नहीं करेंगे या वो कंपैशन एम्पैथी नहीं रखेंगे उन लोगों के लिए। अच्छा, जब आप उनको हेल्थ की एजुकेशन दे रहे होते हैं उसमें एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, एक डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग और एक आम इंसान, और वो भी ऐसा जो अंडर प्रिविलेज्ड हो, तो क्या उसमें आप चैलेंजेस फेस करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो कम्युनिकेशन का ही आ जाता है, क्योंकि हमारा डॉक्टर अगर तो सिंधी बोल सकता है और यूजुअली हमारे डॉक्टर्स क्योंकि एरिया से ही हम हायर कर रहे हैं तो सिंधी आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन बोलना समझाना एक तरफ और पिक्टोरली या तस्वीर दिखा के चीज़ समझाना एक और तरीका है। सो हमारे जितने भी पैम्फलेट्स बने हुए हैं, जितने भी ब्रोशर्स बने हुए हैं, वो सारे पिक्टोरल हैं, यानी तस्वीरों के ज़रिए हम उन्हें सिखाते हैं रादर देन उनको कोई ऐसा लिखा हुआ दिखाएं।
अच्छा, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो तस्वीरों में क्या क्या होता है, जैसे हाथ धोना या बेसिक सैनिटाइजेशन, इस तरह की भी कोई चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब जिस तरह वही है कि अगर लैंग्वेज कोई भी आप अपनाएं, वहाँ पर एजुकेशन लेवल तो अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं है, चाहे वो सिंधी हो या उर्दू हो। तो उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम हमारी हायर होती है कि क्लिनिक के हर दीवार के ऊपर भी तस्वीरें होती हैं। अब जिस तरह कोविड का था तो वो हर जगह आप देखते थे कि बड़े बड़े पूरे पैराग्राफ्स लिखे हुए होता था, लेकिन इसमें हमने वही एक चैलेंज को ओवर पावर करने की कोशिश की, जो इन्फॉर्मेशन हम तस्वीरों के ज़रिए दे सकें वो दें। और उसके अलावा हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए होते हैं, एपिसोड्स बनाए हुए होते हैं। वो हमारे क्लिनिक में हर जगह टीवी लगा होता है वेटिंग एरिया के लिए, तो वहाँ पे वो बैठे होते हैं। वो हमारा दरअसल क्लिनिक उसमें हमारा पेपरलेस क्लिनिक भी है कि इंटीरियर सिंध में, लेकिन हमने पेपरलेस किए हुए। बड़े मसले फेस करने पड़ते हैं इंटरनेट के, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है कि पेशेंट जब हमारे क्लिनिक के अंदर आता है तो आगा खान हॉस्पिटल की तरफ उनको एक कार्ड मिलता है, और उस कार्ड के थ्रू वो हर वाइटल स्टेशन से जाके, डॉक्टर के पास जाके, फार्मेसी से जाके निकलते हैं। और फिर अगले बार जब आता है तो वही स्कैन होता है, तो उनका पूरा रिकॉर्ड, पिछले जितने भी विजिट्स उनके हुए होते हैं, वो सारा डेटा उसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा। तो वजूहत इसके लिए यही है कि बेसिकली हम उनको वो केयर प्रोवाइड करें जो उनके गांव में जाके मिले, जो हम यहाँ पे सबसे महंगे हॉस्पिटल में जाके हमें मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना उनको फील हो कि भाई फ्री इलाज हो रहा है, तो वो आपको पता चल रहा है कि फ्री इलाज हो रहा है, राइट? उस तरह का ट्रीटमेंट है। शाइन ह्यूमैनिटी के बारे में जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे उन्होंने बताया हाउ दे फाउंड। अच्छा, अब ये भी जानना बाकी है कि किस तरह से जो है वो शाइन ह्यूमैनिटी वजूद में आई, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जी सर। तो शाइन ह्यूमैनिटी जब पाकिस्तान में 2005 में अर्थक्वेक आया था, तो कुछ डॉक्टर्स थे जो यहाँ से पढ़ाई करके यूएस गए हुए थे, और वो आए थे मदद करने के लिए। और उन्होंने वही 2 हफ्ता 3 हफ्ते यहाँ पे मदद की, सर्जरीज की, और उनको मदद करने का इतना मज़ा आया, जज्बा आया कि उन्होंने कहा क्यों ना हम हर साल जहाँ भी डिज़ास्टर आया करें वो किया करें। तो उस बेसिस में इन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर की यूएस में, शाइन ह्यूमैनिटी के नाम से, और चंद साल इसी तरह डिज़ास्टर रिलीफ करते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि हमारी इतनी अच्छी रिसोर्स है, इतनी अच्छी टीम है, हर कोई एक स्पेशलिस्ट अपने फील्ड का, तो क्यों ना हम इसको, जो जिस मुल्क ने हमें इस पोजीशन पर लाया उसकी मदद की जाए। तो फिर 2013 में शाइन ह्यूमैनिटी पाकिस्तान में रजिस्टर हुई, और फिर हमने क्लिनिक्स बनाकर यहाँ पर, अब वो वहीं से हमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलती है, क्योंकि सब मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं। जो नए प्रोग्राम्स, जो नए इंटरवेंशन हमें करना होता है, हम उनसे पूछते हैं और वो गाइड करते हैं कि किस तरह करनी चाहिए, कौन सी मशीन लेनी चाहिए जो ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होगा, और वो उस तरह वहाँ से गाइडेंस कर रहे होते हैं। और 2013 से अब तक हम चल रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। वो जो कंटेनर है आपका, इट्स नॉट जस्ट अ कंटेनर मगर एक क्लिनिक भी है, तो उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं? बिल्कुल, तो सबसे पहले तो उसके अंदर प्राइमरी केयर हम प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी अपने बेसिक मसले के साथ सामने आता है, जैसे गले में खराश हो रही हो या पेट में दर्द हो रहा हो, तो सबसे पहले तो उसको हम केटर करते हैं, यानी रिलीव और ट्रीट करते हैं। उसके बाद थोड़ी सी काउंसलिंग और बताना उस डिज़ीज़ के बारे में कि किस वजह से आपको हुआ और किससे इससे बचा जा सकता है, तो ये 2 चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा थ्रू टेली मेडिसिन हम स्पेशलिस्ट केयर भी देते हैं, यानी अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनेकोलॉजी का केस है और ऐसा मरीज़ आया हो, तो गायनेकोलॉजिकल केयर उसको फिर स्क्रीन पे दिखा के हम इंटरनेट के ज़रिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने कहा है जैसे गायनी से रिलेटेड जब उनको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई फीमेल ही होती होंगी, राइट? सो कुछ आप देखते हैं कुछ रिलक्टेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि ये करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, ये अवेयरनेस मुश्किल से कन्वे होती है? आई थिंक उज़ैर वुड बी बेटर एबल टू आंसर दिस। तो इसमें सबसे जो बड़ा मसला, अगर हम सिंध की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले जो ख़वातीन हैं वो ऐसे अकेले तो आ नहीं सकती, और अगर आती भी हैं तो उनको वो दवा लेने में मसला ये होता है कि हम तो एक बेसिक 1 हफ़्ते की प्रोवाइड कर देते हैं, अब उन्हें जब वापस आना होता है तो उनके घर पे या तो उनका बेटा या फिर उनके शौहर हों तो वो उन्हीं के साथ आती हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मसला हमारा ये होता है। और कभी कभार जब केयर के लिए हमारी नर्स उनको कोई बात बताती है तो उसको फॉलो थ्रू करना, यानी फॉलो अप पे आके पूछते हैं कि भाई आपने किया, तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए हमारी कम्युनिटी आउटरीच स्टाफ अवेलेबल होती है। कंटेनर से ट्रीटमेंट मिल गई और कम्युनिटी में उनको रीइंफोर्स कर दिया कि अच्छा आपने ये क्या किया, आपने दवा वक्त पे ली, तो इस तरह हम इसको मैनेज करते रहते हैं। ठीक है। अगर कोई आकर वॉलंटियर करना चाहे तो क्या इज़ इट पॉसिबल? यस, वेरी मच। हमारा तो बड़ा एक वास्ट वॉलंटियर वो है, बेसिकली सर्किट है, जिसमें स्टूडेंट्स डाउ मेडिकल इंटरनेशनल के, JSMU के कॉन्स्टेंटली वॉलंटियर कर ही रहे होते हैं। हमारा ऑफिस, हमारा जो हेड ऑफिस था कराची में, वो हमारा छोटा पड़ गया था, जिसकी वजह से हमें एक्सपैंड करना पड़ा, बिकॉज
हमारे पास लाइन में 500 स्टूडेंट्स की वेट थी। अच्छा। बिकॉज इतने यूनिक प्रोग्राम्स हम करते हैं ना, और उसके अलावा उनको जो यूएस स्पेशलिस्ट गाइडेंस मिल रही होती है वो यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिल रही होती। ठीक है, आई एम श्योर वो एक स्टूडेंट की सीवी के लिए भी अच्छा है कि एक तो वॉलंटियर काम है और फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि आप उसी वक्त उसका रिजल्ट इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, राइट? सो जब कोई वॉलंटियर करता है तो उसके लिए कोई ऐसा रूल है कि वो खास एक एरिया में जा सकता है, वहाँ से आगे जाने में वो कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ होता है? तो उसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो हेड ऑफिस और एक हमारी रूरल कम्युनिटी। तो पहले हम हेड ऑफिस में उनको ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे रूरल कम्युनिटी को ट्रीट करना है, कैसे उनसे बात करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी कम्युनिटी अनकंफर्टेबल हो जाए, उन्हें कोई मसला हो उनसे बात करने में। तो सबसे पहले हेड ऑफिस में हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा रिसर्च के बारे में सिखाते हैं, और फिर 2 हफ्ते का क्योंकि प्रोग्राम है, 1 हफ्ते हेड ऑफिस में रखते हैं और 1 हफ्ते फिर हम कम्युनिटी में लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, 3 साल पहले सबसे बड़ा जो हेल्थ का इशू था, एवरीबडी नोज कोविड, उसमें मास्क प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें, हाउ वाज दैट सिस्टम डन? सो बेसिकली थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं तो भूल ही गया था कोविड अब तो दोबारा हमें कोविड भूलने देगा भी नहीं, हम चाहें भी तो। वो अब कह रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ 7वीं बार। बिल्कुल। तो उसमें हमारी बड़ी एक अच्छी ड्राइव हुई थी, जिसमें आपको याद होगा जब स्टार्ट हुआ था तो कहाँ 3 रुपए का एक मास्क मिलता था और फिर कहाँ 100 रुपए का एक मास्क मिलता था। तो उस सिचुएशन में हमारी हमारा बड़ा माशाल्लाह से डोनर बेस है जो बाहर का है, और उन्होंने बहुत डोनेशन की थी हमारे थ्रू, और हमने अराउंड 2000 PPE किट्स वो दे के पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुझसे हो सकता था, हमसे हो सकता था, हमने बांटी थी। और उसके अलावा 3 लाख मास्क हमने बांटे थे, अराउंड 4000 मील्स हमने कोविड के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और उसके अलावा जिस वक्त पूरा पाकिस्तान बंद था तो उस वक्त हमारे क्लिनिक में हमारे डॉक्टर थे, जो हम मस्जिदों में जाके उस इलाकों की मस्जिदों में हमने अपने नंबर दे दिए थे कि वहाँ के मौलवियों को कि आप बता दें कि कोई बीमार हो, किसी को ज़रूरत हो। और क्योंकि पुराने हमारे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के या हाइपरटेंशन के, जिनको हर वक्त मेडिसिन की ज़रूरत थी, वो तो आ ही नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे। तो हमारा एक स्टाफ डॉक्टर का क्लिनिक में होता था जो फ़ोन अटेंड करके कंसल्टेशन देता था, और राइडर्स थे हमारे जो बेसिकली दवाइयाँ लेके लोगों के घर के बाहर खटखटा के थैली छोड़कर वापस आ जाते थे। तो ये एक तकरीबन 4 से 5 महीने तो हमने इस तरह काम अपना चलाया था। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब दवाइयाँ आप देती हैं, सो वो जो एक डिसीजन होता है कि जिसको आप दवाई दे रहे हैं वो एक्चुअली अपनी बीमारी पे यूज़ करेगा या कहीं सेल आउट कर देगा, हाउ डू यू मेक श्योर? तो इसका तरीका यह है कि जब हम पेशेंट को दवा देते हैं, सबसे पहले तो उसको समझा दिया जाता है कि किस तरह इस्तेमाल होगी, और उसको हम एक फॉलो अप तक के लिए ही दवा देते हैं। दूसरा, जब वो फॉलो अप पे वापस आ रहा होता है तो वी मेक श्योर कि वो उसका पैकेट ज़रूर लेके आए। अगर तो आपको पता है कि कभी कभार ये हो रहा होता है सिंध में बहुत सारी जगह कि वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती, या वो बेच दी जाती है, या वो घर पर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो जब वो खाली पैकेट लेके आता है तो हमारी क्लिनिक से उसको दूसरा पत्ता डिस्पेंस कर दिया जाता है। ठीक है। सर, जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जिस तरह मदद कर सकते हैं करिए। हम मौजूद हैं, और हमारी तरफ बहुत सारे इस तरह ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, सिर्फ हमें नहीं बट उनको भी दीजिए, उनको ही दीजिए, लेकिन देखिए, जांच पड़ताल करिए कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है, और बहुत लोगों की मदद हो सकती है, मदद करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में तशरीफ लाने का, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने का। हमारा आज का कॉन्सेप्ट ये था कि सर्दियों की जब हम बात करते हैं, प्रिविलेज लोग कहते हैं अरे वाह सर्दियाँ आ गई हैं, स्वेटर्स की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन जब अंडर प्रिविलेज लोगों की बात करते हैं तो ऑफकोर्स उनको वो मदद चाहिए जो कि हम उनको दे सकते हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं तो आई थिंक द बेस्ट वे टू मेक श्योर कि सही जगह जा रहा है इज़ टू वॉलंटियर। जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, कहाँ पे किन लोगों को जो है उससे फ़ायदा हासिल एक्चुअल में हो रहा है। अब है जनाब आपसे इजाज़त चाहने का टाइम। वीकेंड जिन लोगों के लिए है, हैप्पी वीकेंड, जिनके लिए नहीं है वो काम पे जाएं, लेकिन ज़रा अच्छे से कवर्ड होकर जाएं बिकॉज सर्दियाँ। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को एक नए शो के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।